नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्र कि जैसा जान रहे हैं यह तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर इसके पहले 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे साइकोलॉजी के। तो अब देख लेते हैं, यह तीसरा लेक्चर है। पहला जो है मनोविज्ञान का परिचय, दूसरा मनोविज्ञान का विकास। आज तीसरा जो लेक्चर है वह शुरू करेंगे व्यक्तित्व भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता के बारे में जितने भी संपूर्ण होगा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग जो भी सीखते हैं, तो मित्र हम वैसा नहीं पढ़ रहे हैं जैसा कि यूपी टेट में पहले पढ़ें। यूपी टेट में पढ़ने के बाद फिर सी टेट में, कुल मिला के यह कहने का तात्पर्य है कि पहले हम यूपी टेट में साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और इसके बाद फिर साइकोलॉजी आते हैं, सी टेट में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सुपर टेट होता है, एस टेट, उसमें भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो क्या मतलब है कि आप पहले यूपी टेट में पढ़ें फिर वही साइकोलॉजी सी टेट में पढ़ें या फिर सुपर टेट के लिए अलग पढ़ें? तो क्या हम एक ही बार पढ़ें और एक ही बार में जीरो से हीरो लेवल का पढ़ें, जीरो से हीरो लेवल का पढ़ें और हमेशा के लिए व्यक्तित्व भिन्नता अगर किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, क्यों ना क्यों पूछी जाए, तो हम अलग अलग क्यों पढ़ें? तो हम एक ही बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, और वह चाहे जिसका एग्जाम हो हमें ये ना कहना पड़े कि ये स्टेट के लिए फिर से हमें व्यक्तित्व भिन्नता पढ़नी पड़े। तो इस तरह हम करेंगे, पढ़ेंगे एक ही बार, वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी अगर पूछी जाती है, वह टॉपिक पूछा जाता है व्यक्तित्व भिन्नता का, तो आप इसके सिवा और कहीं से पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखो, व्यक्ति विभिन्नता क्या है, इंग्लिश में कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहली बार व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का काम शुरू किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। तो अगर बात करें कि व्यक्ति विभिन्नता पर पहले काम किसने किया, तो किया वो कह सकते हैं फ्रांस के गाल्टन ने। फ्रांस के किसने किया? फ्रांस के गाल्टन ने, ठीक। और गाल्टन के बारे में हमने आपको और भी कुछ बताई हैं बातें, इसकी जो पिछली वीडियो हो उस पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब आगे देखते हैं। मनोविज्ञान में पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखो, फ्रांस गाल्टन के बारे में सबसे पहली बार इन्होंने बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया। तो 2 बातें याद रखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले जो है व्यक्ति भिन्नता जो है, व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता, इसका जो है अध्ययन करना शुरू किया किसने? तो गाल्टन ने। और इसके बाद पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये भी गाल्टन हैं। जो इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक जो है हेरेडिटरी जीनियस, अनुवांशिक बुद्धि, इन्होंने कब लिखा था? 1869 में। और आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, 1879 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी और कॉलेज लंदन के किस शहर में है? कॉलेज जो है लंदन के किस शहर में है? और इसके बाद कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम क्या है? ये 3 चीज़ें आप हमें बताइए। पहला कि 1879 में कॉलेज की जो लंदन में स्थापना हुई थी उसका नाम क्या है, और कॉलेज का नाम क्या है और लंदन के किस शहर में है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में देंगे आपको। यही पुस्तक प्रमाण देती है, कौन सी पुस्तक? हेरेडिटरी जीनियस की मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन कब से माना जाता है? तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है 1869 से माना जाता है।
यह कब? 19वीं शताब्दी। ये हमने आपको इसके पिछली वीडियो में भी बताए थे। इसके बाद 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन, इसके बाद 20वीं शताब्दी। देखो 3 शताब्दी आपको याद करनी थी। पहली शताब्दी थी 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया? तो हमने बताया था आत्मा के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के रूप में। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसके रूप में जाना गया? मन या मस्तिष्क के रूप में। मन या मस्तिष्क के रूप में जाना गया। इसके बाद फिर 18वीं शताब्दी में यही था। इसके बाद 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में किस रूप से जाना गया? मनोविज्ञान को चेतना के रूप से जाना गया। इसके बाद फिर आई 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद के नाम से, या फिर व्यवहार परिमार्जन के रूप में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा, 17वीं में मन या मस्तिष्क के रूप में, 19वीं में चेतना के रूप में, और 20वीं में व्यवहार के रूप में। अब ये किस शताब्दी की बात कर रहे हैं? 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने। इसके बाद 20वीं शताब्दी में कई सारे वैज्ञानिक आ गए, जिसमें बिने, साइमन बिने हैं, पियर्सन हैं, स्पीयरमैन हैं, जो अस्पष्ट तरीके से व्यक्ति विभिन्नताओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद 20वीं शताब्दी में ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता को व्यक्त करने के लिए मुख्य आधार। अब देखो सभी लोगों ने अपने अपने आधार दिए हैं। कुछ लोगों ने क्या किया है? व्यक्तित्व को शारीरिक के आधार पर बांटा है, किसी ने मानसिक, और किसी ने व्यक्तित्व के आधार पर बांटा है। तो ये सारी चीज़ें पूछे जरूर जाते हैं, आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। आगे बताएंगे कि शारीरिक आधार पर किसने बांटा हुआ है व्यक्तित्व विभिन्नता को, और मानसिक आधार पर किसने बांटा हुआ है, इसके बाद व्यक्तित्व के आधार पर किसने बांटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता की श्रेणी। आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता की श्रेणी 2 होती हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? पहली श्रेणी जो है अंतः व्यक्तित्व भिन्नता, और एक होती है अंतरा व्यक्तित्व भिन्नता। इन दोनों को, यह है इंट्रा इंडिविजुअल, यह है एक्स्ट्रा इंडिविजुअल। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इधर लिखे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इंडिविजुअल। ठीक, चलिए अब अंतरा व्यक्तित्व व्यक्ति के स्वयं के अंदर। अंतः व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के स्वयं के अंदर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोनों में। अब देखिए अच्छे समझिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे। अंतः व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के स्वयं के अंदर होता है, जबकि अंतरः व्यक्ति क्या होता है? अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, ये क्या है? दूसरे उस पे देखता है। अगर हम बात करें अंतः की, तो ये स्वयं में अंदर झांक कर देखेगा, जबकि ये वाले की बात करेंगे तो ये दूसरे व्यक्ति में देखेंगे। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति में देखेंगे, ये स्वयं है। अगर आप स्वयं में तुलना कर रहे हैं तो वह आपका अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा, और जब आप यह स्वयं है और दूसरे के उसमें देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? अंतरा व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं। यह व्यक्ति मानसिक क्षमता में श्रेष्ठ है तो हो सकता है वह सभी जीवन कौशल में श्रेष्ठ, पढ़ाई में ना हो या खेलकूद में ना हो। यदि सभी में श्रेष्ठ हो तो ऐसे बालकों को दैवीय उत्पत्ति माना जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है? अंतरा में, ये अंतः का हमने पढ़ा, अब इसका अंतरा का पढ़ते हैं।
इसमें तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में देखेंगे तो ये विभिन्नता पाई जाएंगी। तीनों समानताएं एक नहीं हो सकती या रुचि अलग अलग होगी। इसे अंतरा व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे टाइप ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसकी देख लेते हैं। पहला है शारीरिक। अब देखो इसमें क्या होता है, शारीरिक के अनुसार काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा। दूसरा क्या है, मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता के सबसे पहले स्पष्ट करने का काम किसने किया था, फ्रीमैन एंड फ्लोरी ने किया था। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा कि सबसे पहले अगर बात करें मानसिक विभिन्नता पर, किस पर, मानसिक विभिन्नता पर। अब देखिए ये शारीरिक पर किसने किया था, जुंग तथा जुंग ने, ठीक है। मानसिक पर फ्रीमैन तथा फ्लोरी ने किया था। अब बाद में इसके अध्ययन के साथ साथ स्किनर जुड़ते हैं। स्किनर के जुड़ने के बाद इसमें संभाव्यता वक्र को दर्शाया गया है। अब इसमें वक्र को देख लेते हैं। देखिए अब फ्रीमैन तथा फ्लोरी ने क्या बताया है, इन्होंने एक परसेंटाइज बताया हुआ है कि अगर इतने से इतने परसेंट के बीच है तो वह बच्चा इस बुद्धि का होगा। जैसे आप समझ रहे हैं कि 2% अगर मतलब 2% की बुद्धि है तो उसे जड़ बुद्धि कहेंगे। की बुद्धि अगर है 7% वाली बुद्धि को कहेंगे मंद बुद्धि। इसके बाद 16% वाली बुद्धि को कहेंगे सामान्य से निम्न बुद्धि का बालक। 8% वाले बच्चे को क्या कहेंगे, सामान्य बालक। इसके बाद आगे फिर अब क्या अधिक, अर्थात 16% से जो मतलब 50 से अधिक हो जाएगा, कितना 16%, तो हो जाएगा सामान्य से उच्च। इसके बाद फिर प्रतिभाशाली बालक 7% और अधिक हो जाएगा, मतलब 50 + 16 + 7। इसके बाद और में 2 प्लस ऐड कर देंगे तो कौन सा बुद्धि का हो जाएगा, प्रखर बुद्धि का बालक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए यह सामान्य को देखा आपने, यह व्यक्तित्व विभिन्नता का संभावित वक्र है। यह क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता का संभावित वक्र है। इसके बाद देख लेते हैं ये सांवेगिक विभिन्नता। अब देखो संवेगों के आधार पर भी बताया गया है। सांवेगिक विभिन्नता क्या, जैसे इमोशन, संवेगिक को क्या कहते हैं, इमोशन। अब इमोशन शब्द का निर्माण 2 शब्दों से है। कौन कौन से, प्लस मोशन, ई का अर्थ अंदर से। अब देखो इमोशन शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। कौन कौन से, ई प्लस मोशन, ई प्लस मोशन। अब ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब होता है अंदर से। ई का मतलब क्या होता है, अंदर से। ई का मतलब अंदर से। अब मोशन का मतलब होता है, मोशन तो आप जानते ही होंगे, गति। मोशन का अर्थ क्या होता है, गति, अर्थात जो अंदर से गति होती है। मोशन का अर्थ मैकडूगल ने संवेगों को बताया है। तो मैकडूगल, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो 14 संवेगों का सिद्धांत दिया है, 14 संवेगों का सिद्धांत दिया है, किस दिया है, वो दिया है मैकडूगल ने। किसने दिया है, मैकडूगल ने। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद क्या है, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। वह सभी व्यक्तियों में एक सामान्य रूप से सभी संवेग नहीं पाए जाएंगे। किसी दुर्घटना, अब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, मान चलिए ये व्यक्ति है, अब हम कहें कि इस व्यक्ति के अंदर टोटल 14 का 14 जो है संवेग पाए जाएंगे, तो यह
नहीं, एक व्यक्ति के अंदर कुल 14 संवेग नहीं पाए जाएंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी दुर्घटना स्थल पर जाने पर कुछ लोगों के संवेग नॉर्मल होते हैं और कुछ के भाव विभिन्न हो जाते हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि जैसे अब हम घटना स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो कुछ लोग हैं शांत खड़े होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं शांत खड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं तो वहीं रोने पीटने लगते हैं। तो ये क्या है, अब जो शांत वाला व्यक्ति है उसके अंदर का संवेग दूसरा है और जो रो पीट रहा है उसके अंदर का दूसरा है। तो इस तरह से उसके मतलब जो है एक व्यक्ति में 14 संवेग नहीं पाए जाएंगे और दोनों के विपरीत भी हो सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। देखते हैं अब ये तो संवेग की विभिन्नता रही। अब इसके बाद सामाजिक आधार पर विभिन्नता। तो सामाजिक आधार पर क्या है, यह डिपेंड करता है पर्यावरण पर कि एक ही परिवेश में जो बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक सामान्यताएं होंगी, फिर भी कुछ मूल अंतर होंगे। ठीक है, इसके बाद ये हम उसके प्रकार बता रहे हैं। इसके बाद अगला है भाषाई विभिन्नता। अब भाषाई विभिन्नता क्या है, कक्षा कक्ष की भाषाई विभिन्नता। ठीक है, इसमें क्या होता है, कक्षा कक्ष की भाषाई विभिन्नता को अध्यापक हमेशा संसाधन के रूप में लेगा। कैसे भाषाई विभिन्नता, अब जैसे कोई कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब कक्षा में पढ़ाते समय दो के बालक मिलेंगे, एक तो शहरीलू टाइप का जिसकी भाषा तो सही होगी, एक गांव का होगा जो भद्दर अभद्र होगा। भद्दर जैसे हमने बोला, तो ये भद्दर शब्द है कि नहीं, तो समझ लीजिए आपको सुधारना है और एक सामान्य भाषा के रूप में भिन्नता क्या होती है। अभिरुचि एवं अभियोग्यता सभी लोगों की अलग अलग होती है। तो अभिरुचि, अब आपकी जो रुचि है वो अलग है, आपकी योग्य है, आपकी योग्यता अलग है। अब आप पढ़ाने योग्य बहुत हैं, रुचि आपकी अलग। अब आपकी जो योग्यता है दूसरे में शायद पढ़ाने की इच्छा ना हो, वह उसकी योग्यता ही ना हो। ठीक है, तो इस वजहताएं सबकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो कुल मिला के वही चीजें देख रहे हैं, जैसे भाषाओं के बीच भाषाओं में भी विभिन्नता हो सकती है, अभिरुचि में भी हो सकती है, योग्यता में भी हो सकती है। ठीक है, तो उनके हम यही प्रकार डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए लिंग के आधार पर विभिन्नता। अब लिंग के आधार पर क्या विभिन्नता हो सकती है, वैसे आप तो जानते हैं कि लिंग के आधार पर तो विभिन्नता होती ही है। ठीक है, अब देखो इसमें नहीं बता दें लिंग के आधार पर विभिन्नता कैसे। तो देखो लिंग के उस पे जो है ज़्यादा जूम हो गया। अब देखिए लिंग के आधार पे इसको समझा देते हैं, फिर आपको इसके बाद उसके अभी तक देखो हमने क्या देखा, अभी देखा नहीं, अभी तो लिंग के आधार पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिंग के आधार पे क्या है, आप एक कक्षा ले रहे हैं,